नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे हिंदी की प्रख्यात लेखिका चित्रा मुद्गल इनकी लिखी हुई कहानी। शीर्षक है बावजूद इसके। चित्रा मुद्गल अपने बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय 5 प्रतिष्ठित सम्मान अर्जित कर चुकी हैं। वे हिंदी की वरिष्ठ कथाकार हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी बावजूद इसके। स्टाफ बस से उतरकर प्रीति अपने घर वाली गली में मुड़ ही रही थी कि अम्मा कंडी लटकाए सामने से आती दिखी। सब्जी खरीदने जा रही होंगी। कई बार तो भाभी से झड़प हुई है। फ्रिज में हफ्ते भर की सब्जी लाकर भर देने के पक्ष में ये 6,000 रुपए सिर्फ पानी की बोतलें से जाकर रखने के लिए तो नहीं खर्च किए हैं, भाभी तर्क करती। मगर अम्मा है कि उन्हें ताजा सब्जी खरीदने की खबत है। गठिया से टांगे बेकार हो रही है, फिर भी बाजार जाएंगी, जरूर जाएंगी। उनकी समझ में कभी नहीं आता कि कौन लखनऊ है जो ताजा सब्जी मिलेगी। सारा कुछ तो बाहर से आता है। फ्रिज के नाम से ही उन्हें कुछ चिढ़ सी है। पास पहुंची तो उसके चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही अम्मा चिंतित हो उठी। तबीयत तो ठीक है तेरी? एक हाथ से उसका माथा छूकर देखा। इतनी उतरी उतरी क्यों है? कुछ भी तो नहीं। कोई बात जरूर है। दफ्तर में कोई कहासुनी हो गई क्या? होगा क्या, जरा सिर में दर्द है, तुम्हें फालतू वहम होने लगता है। उसने लापरवाही दर्शाई। अच्छा जा, जाके आराम कर। गोली वोली मत खाना। मैं अभी घंटे भर में आई, ठंडे पानी की पट्टी धर दूंगी। कहकर अम्मा आगे बढ़ी ही थी कि फिर मुड़ ली। मेज पर गोयल की चिट्ठी धरी है, पढ़ लीजो। अब दिल नहीं दिमाग से काम लो। बहुत हो गया, हर वक्त अपनी नाक ऊंची किए रहती है। रास्ता भी नहीं देख रही हैं। अपनी बिल्डिंग के एक दो लोग पास से गुजरे, मगर अम्मा है कि बोलने लगती हैं तो सही या गलत जगह का ध्यान ही नहीं रहता। गोयल को लेकर अम्मा कभी किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची और ना उसे पहुंचने देती है। आजकल तो एकाएक उसे लगने लगा है कि अपने बारे में उसे जो भी निर्णय लेना है अपने आप ही लेना है। अम्मा उसे इस मामले में कभी ताकतवर नहीं बना सकती। असहायता बोध अवश्य भरती रहती है। हाँ, कभी कभी उन्हें उसका पढ़ा लिखापन कचोटता है। केवल तब वे उसे गोयल की अमानुषिकताओं के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसाती हैं। पर यह भावना अधिक देर नहीं टिकती। यह भी संशय उठता है कि इतना साथ देना भी महज इस कारण होता है कि वह उसकी अकेली लड़की है। गोयल की ज्यादतियों को वह शायद इसी वजह से भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। नहीं तो उन्होंने खुद उसकी पीठ के नीलों पर हल्दी और चूना मला है, वह भी तब जब मोना पेट में था। पहले जब जब उसने गोयल के विषय में बताया, अम्मा ने कभी विश्वास ही नहीं किया। विश्वास होता भी कैसे? गोयल की ओढ़ी हुई शालीनता हमेशा उसके संपर्क में आने वालों को अभिभूत कर लेती है। उसके मैनरिज्म इस तरह वशीकरण फेंकते कि कोई उसकी भीतरी तहों की कंटीली फेंसिंग से न तो टकरा पाता, न उसके अहंकारी स्वभाव से ही उसका साक्षात्कार हो पाता। जिंदगी जीने के उसके अपने तेवर थे। क्लब में रात 1-2 बजे तक ब्रिज जमा रहता, साथ पीना पिलाना भी। खाना भी ज्यादातर किसी बड़े होटल में ही खाया जाता या फिर किसी दोस्त के घर लौटकर। उसे एक आध बार साथ ले भी गए, मगर लगातार कई दिनों की कोशिश के बावजूद वह अन्य दोस्तों की बीवियों की तरह ब्रिज सीख नहीं पाई, न विस्की का दूसरा पेग ले सकी। अंग्रेजी फिल्में उसने देखी ही कम थी, फिर दृश्यों की चर्चा कैसे कर पाती। न उसे बोनियम के रिकॉर्ड्स पर नाचते हुए मिस्टर खन्ना का हल्के से अपने खुले कंधे पर खोट रख देना ही गवारा हुआ था। टेक इट इजी, गोयल ने उसकी झिझक तोड़ने की मंशा से पुचकारा था। क्यों न कहता, आंख बचाकर वह भी तो मौका लेता था। कभी कभी तो सुरूर इतना गहरा हो उठता कि आंख बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लगता था सब अंधे हो गए हैं, अपनी ही उंगलियों से अपनी पुतलियों को फोड़ बैठे हैं। इस एग्जीक्यूटिव सभ्यता का विनिमय न उसे स्वीकार हुआ था और न ही सही हुआ था। नतीजा झगड़ा, जो फिर मारपीट में तब्दील हो उठा। न वह खुद को बदल सकी, न गोयल अपने को।
बदलने की कोशिश हुई थी, मगर उसने पाया कि वह स्त्रीगत द्वेष से छुटकारा नहीं पा पाई। गोयल यही सफल नहीं हो सका। वह छूट देना भी चाहता था और छूट लेना भी। और एक दिन वह पीठ पर नीलों के धब्बे चिपकाए देवर जतिन के साथ अपने शहर लौट आई थी। जतिन 3 दिन के लिए सरकारी दौरे पर मुंबई जा रहा था। हालांकि माजी उसके इस तरह आने के एकदम खिलाफ थी। इतना कुछ होना उन्हें मात्र मियाँ बीवी में तुन्न फुन्न होना भर लगा था। जतिन विरोध में बराबर तर्क करता रहा कि गर्मा गर्मी तक तो ठीक है, पर भैया का हाथ उठाना निश्चित ही अमानुषिकता है। उसने मां जी के समक्ष ही उसे चुनौती दी थी, एक दिन अपनी हत्या करवाओ, इससे बेहतर है कि अपने भरोसे खड़े होकर जीने की कोशिश करो। उन्हीं दिनों जतिन की शादी की बातचीत चल रही थी और उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ऐसी परिस्थिति में कतई एक साथ रहना संभव नहीं है। या तो भैया अलग घर ले ले, जो वे आसानी से ले सकते हैं, या फिर वह अपने लिए कोई अलग ठौर ठिकाना खोज लेगा। बहरहाल मैं अपनी पत्नी को आए दिन होने वाले इस नंगे नाच से दूरी रखना चाहूंगा। रास्ते में हल्का सा रक्तस्राव शुरू हो गया। वह बेचैन और आशंकित हो उठी थी। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? जतिन को उसने नहीं बताया। वह खाम खाम घबरा जाता, मगर घर पहुंचते ही उसने फौरन अम्मा से स्थिति स्पष्ट की। अम्मा और भाभी उसे तुरंत डॉक्टर सिन्हा के मैटरनिटी होम में ले गई और डॉक्टर ने उसे घर लौटने ही नहीं दिया। वे अम्मा को समझा रहे थे, टोटल बेड रेस्ट की जरूरत है, यहीं रहना ठीक होगा। वैसे तो एक्सेप्शन होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में ब्लीडिंग होना, केस बिगड़ भी सकता था, पर मौके से ले आई आप, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। उसे 4 दिनों तक मैटरनिटी होम में ही रहना पड़ा। इंजेक्शनों के कोर्स के साथ साथ ग्लूकोज भी चढ़ाया गया। पलंग का पायताना ऊंचा रखा गया। डॉक्टर सिन्हा ने भरसक उसकी वजह जाननी चाहिए थी। वे डायग्नोस करते रहते। डॉक्टर सिन्हा के मैटरनिटी से वह खुद ठीक ठाक और पेट में मोना को लिए लौट आई थी। पीठ पर पड़े नील तब भी नहीं मिटे थे, रंग बदलकर लच्चर हो गया था। अम्मा ने लेप लगाते, सेंक देते गोयल को 10 बार राक्षस बताया, 20 बार जानवर कहा और भैया से आग्रह करती रही कि वे तुरंत गोयल को कड़ा विरोध पत्र लिखे। रास्ते में पड़ी तो उठाकर नहीं ले गए? अनाज समझ रखा है क्या? जाने भैया ने पत्र में कुछ लिखा या नहीं, पर यह सब जान लेने के बावजूद उन्होंने कोई रोषपूर्ण टिप्पणी नहीं की, निर्लिप्त बने रहे। और अम्मा भी कैसे पलट गई जैसे ही उसने यह कहा कि वह अब उस घर में लौटकर जाना नहीं चाहती। गोयल के प्रति उफना घृणा भाव एकाएक ही शांत हो गया उनका। इतना बुरा तो नहीं है, ऐसे ऐसे जाहिल मर्दों से पाला पड़ता है। अरे अपने बाप की पूछ, आज जिंदा नहीं है, नहीं तो कहते भी जुबान कटती है, ऐब न हो तो मर्द कैसा। और तेरी ऐंठ क्या कम है? कौन खाता पीता नहीं आजकल? फिर पिए हुए आदमी के मुंह लगती ही क्यों है? महीना खत्म होते न होते गोयल आया था माँ जी के साथ। माँ जी नासिक जाकर पंचवटी के दर्शन करना चाहती थी। अम्मा को भी साथ मिल गया। भैया ने गाड़ी की व्यवस्था कर दी। उसकी भी इच्छा हुई थी कि साथ चली जाए, पर गोयल का सामना बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि वह उसे एकदम सहज ही लगा। पिछला राईरत्ता चेहरे पर या व्यवहार में नहीं था। पहले की तरह भाभी से भरवा टमाटरों की फरमाइश हुई। हर 2 घंटे पर काफी मांगता रहा। शाम सबको चाइनीज के लिए बाहर ले गया। वहां से जूहू जाना भी नहीं भूला। बीच पर उससे बार बार नारियल पानी पीने का आग्रह करता रहा। फिर उससे बोला, मैडम चिल्ड बियर पिलवा दो तो बस एक हाई टाइड में मजा आ जाए। भैया और गोयल ने जुहू होटल में बियर पी। वह और भाभी कोक पीते रहे। भाभी रास्ते भर गोयल के चुटकुलों पर ठहाके भरती रही और गजब की जिंदादिली है उसकी ऐसा दोहराती रही। रात सोने की व्यवस्था साथ साथ ही की गई थी। गोयल ने अपने व्यवहार के लिए लगातार माफी मांगी और यह आश्वासन दिया कि उसे अपने ढंग से रहने की छूट भी दी जाएगी। मुझे अपने ढंग से रहने की छूट नहीं, घर चाहिए, घर जहां अपने अपने ढंग से नहीं, दोनों साझीदार होकर जी सके। उसने खुद को स्पष्ट किया था, जो कुछ बाहर चलता है वो घर पर बैठकर भी तो हो सकता है। ओके मैडम, उसने हथियार डाल दिए थे। अम्मा ने लौटकर बताया था कि माँ जी भी भविष्य में उसके साथ अभद्रता न होने का आश्वासन दोहराती रही थी।
जतिन की शादी में मोना 2.5 महीने की थी। घर कितना भरा भरा हो उठा। मोना की किलकारियों और उषा के रंग बिरंगे परिधानों तथा भरी भरी कलाइयों की खनक हवा में महमहाती तैरती रहती। गोयल शाम को घर पर ही रहता, मगर यह वह बराबर महसूस कर रही थी कि एक अनमनाहट उसमें छटपटाती रहती है। ज्यादा दिन न वह खुद को रोक सकती है, न उसके आसपास का माहौल ही उसे रुकने देगा। पर मोना के आगमन से वह जरूर उसमें ही व्यस्त हो गई थी। गोयल ने तय मुताबिक न्यू अलीपुर में नया फ्लैट खरीद लिया था। उनके नए घर जाने की घटना पर सबसे अधिक दुखी माँ जी हुई थी। मोना घर में पहला बच्चा थी और पैदाइश के साथ ही उनके उबाऊ दिनों की व्यस्तता बन गई थी। नया घर पाने की खुशी उसे कतई नहीं हुई थी। यहाँ जो भी होता था, माँ जी थी, जतिन था जो अक्सर उसके पक्ष में गोयल के समक्ष ढाल तलवार उठा लेता। यहाँ वह अधिक सुरक्षित महसूस करती थी। मगर साथ रहा नहीं जा सकता था। जतिन रहना भी नहीं चाहता था। पीने पिलाने वाली आदत से उसे सख्त नफरत थी, चाहे वह घर पर ही बैठकर क्यों न हो। कितनी बार तो उसने कहा था जतिन से, यह बाल बच्चे वाला झंझट भी गले में डाल लिया। पर सच कहूं, भाभी चलेगा नहीं है ज्यादा दिन। अपने को खत्म करना तय ही कर लिया है तो अलग बात है। मैं तो चाहता था कि तुम नई जिंदगी शुरू कर लेती। गलत कहाँ कहा था जतिन ने। अब अनमनापन नए फ्लैट में पहुंचकर गोयल का एकदम ही निरंकुश हो उठा। कई बार वह संभावित घरों में फोन करती, क्लब का नंबर मिलाती। वह यही समझता कि उसके पीछे जासूसी की जा रही है। तब भी यही समझा जब मोना डॉक्टर के लिए भी असाध्य हो उठी थी। उसे वार्डिया में दाखिल करना पड़ा था। किसी दोस्त के यहाँ बैठा मिल भी गया तो कितने संवेदनाहीन शब्दों में वह अपनी मजबूरी जताकर चीखा था, जो कुछ करना है डॉक्टर को ही करना है ना। मेरे साथ रहने या पास बैठने से जादू तो नहीं हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या काम रहता है? तुम घरेलू भागदौड़ भी नहीं कर सकती। अपनी बच्ची भी औरों की तरह हो गई थी। देखने आता था तो विजिटिंग आवर्स में। माँ जी को भी उसका उद्दंड आचरण चुभा था। उसके शब्दों की व्यथा वह महसूस कर सकी थी। दिमाग तो नहीं चल गया इसका? काम इसके बच्चे से ज्यादा जरूरी है क्या? उषा और जतिन बारी बारी से चक्कर लगाते रहे। उषा और माँ जी उससे नाराज भी हुई कि वह लगातार 6 दिनों से अस्पताल में ही है। एक रात घर जाकर आराम कर ले। हमें से कोई रात में मोना के पास ठहर जाएगा। ऐसे में तो वह भी बिस्तर से लग जाएगी। मगर वह न मानी। मन अजीब अजीब ख्यालों से भरा धुकपुकाता रहा। कहीं ऐसा न हो कि उस रात उसके बढ़ते हुए रक्तचाप की दलील देकर डॉक्टर ने उसे कंपोज खिलाकर कुछ घंटों के लिए आराम करने को बाध्य ही कर दिया था और नर्स को मोना के पास बनी रहने की ताकीद कर दी थी। पर जैसी नींद उचटी थी, उसने पाया कि मोना के करीब ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है। ऑक्सीजन की नलियों ने कुछ घंटों की उम्र को जिलाए रखा था। फिर डॉक्टर रस्तोगी ने उसके कंधों पर दिलासा का स्पर्श टिका कुछ शब्द बुदबुदाए थे। सॉरी, वेरी सॉरी। वह अबूझ सी मोना के सफेद पड़ गई देह को बस घूरती खड़ी रही थी। स्टैंड हटाने, सिलेंडर खिसकाने, ग्लूकोज की बोतल उतारने के खटपट कमरे को घेरे थी। एकाएक उसे महसूस हुआ था कि यह शोर मोना की अशक्त नन्ही देह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह सहसा ही चीख उठी थी, स्टॉप इट, प्लीज, प्लीज, प्लीज स्टॉप इट। आगे का उसे कुछ भी याद नहीं। लंबे समय तक उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाए रखा गया। आंखें खुली तो गोयल को सिरहाने बैठा पाया। उसकी उंगलियां उसके बालों को सहला रही थी। माथे पर कुछ बूंदों की तरलता का भी एहसास हुआ। रो रहा था शायद। उसकी नाटकीय संवेदना पर हैरत हुई। क्या उसे भी दुख हुआ? हो भी सकता है। भीतर द्वंद्व का ज्वार पछाड़े खाने लगा। क्यों नहीं होगा? मोना को प्यार कम नहीं करता था, भले प्रदर्शन ना करता रहा हो। रात को 2 बजे लौटता तो भी सोती हुई मोना को जाकर छू भर लेता। कभी कभी गुदगुदाकर जगा भी देता। वह नाराज हो उठती, दिन में कभी बेटी याद नहीं आती तुम्हें? वह ताना पचा नहीं पाता और उनमें तनाव खिंच जाता दोनों में। तभी उसे याद हो आए थे गोयल के वे वाक्य जो उसने मोना की बीमारी के दौरान चीख चीख कर कह दिए थे। माथे पर ठहरी हुई तरलता का सहसा घड़ियाल के आंसू सी संवेदनाहीन हो उठी। प्रतिहीन सी हो उसने पूछा था, यह मोना के जाने का दुख है या छुटकारे का सुख?
प्रश्न के साथ ही बालों को सहलाती हुई उंगलियां सिर से हट गई। एक दीर्घ उच्छ्वास के साथ वह करीब से उठ खड़ा हुआ। शायद उसका पितृत्व आहत हो उठा था। कटाक्ष सह नहीं पाया। हालांकि मोना के मृत्यु के उपरांत गोयल में तमाम परिवर्तन हुए थे। जब तक वह उस घर में थी, वह दफ्तर से सीधा घर आता, उसकी बातों को अन्यथा न लेता। उसे लगता वह जबरन अपने आप को बदलने की चेष्टा में है। मगर उसके भीतर भी हुए कई परिवर्तनों ने कुछ निर्णय ले लिए थे। इसलिए भी कि वह अपने प्रति बरती गई अमानुषिकता को उसने उसका मानसिक ऐब मान लिया था। किंतु मोना के प्रति बरती गई गैर जिम्मेदारी उसे क्रूर उपेक्षा ही लगी, जिसे वह कतई क्षमा न कर पा रही थी। तब घर छोड़ते हुए यही लगा, जो कुछ खत्म हो जाता है, मर जाता है, वह फिर कभी जिंदगी का जीवंत हिस्सा नहीं बन पाता। गोयल का लौटना अब उसे लौटा नहीं सकता था, रोक भी नहीं सकता था। मोना को खोकर तो कतई नहीं। चिट्ठी के लिए कोई उत्सुकता नहीं थी उसमें। इत्मीनान से नहा धोकर उसने 2 कप कॉफी बनाई। भाभी को कॉफी पहुंचाने उनके कमरे तक गई। वे बिस्तर पर अधलेटी चेज पड़ रही थी। कप लेकर सीधी बैठ गई। बैठो बिट्टो। अम्मा नीचे मिली थी। बता रही थी कि साहब बहादुर की चिट्ठी आई है, जरा जाकर देख लो। भाभी ने सुनकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसके जिद्दी स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। एक आध बार उन्होंने उसे समझाना चाहा तो उसे बुरा लग गया। कड़वी बात कह दी थी उसने। पास रखना भारी पड़ रहा है क्या? तलाक के प्रश्न पर भी भाभी उसका विरोधी करती रही। उसके आत्मनिर्भर होने के भ्रमजाल को तो उन्होंने यह कहकर झटक दिया था कि घर से बाहर निकलकर 4 अन्य लोगों का शोषण और लताड़ बर्दाश्त कर सकती हो, पर अकेले पति को सहन नहीं कर सकती। ये कैसा स्वाभिमान है तुम्हारा? वह बौखला उठी थी। लात घूसों वाला शोषण तो नहीं होगा? किस तरह का होगा यह कौन कह सकता है? किसी भी तरह का हो, स्वेच्छा तो होगी, आरोपित तो न होगा। फिर आप मुझे इतना गिरा हुआ क्यों समझ रही है? उन लोगों से मेरी कोई अपेक्षा नहीं होगी। किसी हक की बात तो नहीं होगी। लात घुस्सों की चोट से भी अधिक पीड़ादायक जख्म होता है अधिकारच्युत होने का। सामने है फिर भी नहीं मिलता या नहीं दिया जाता। आप नहीं समझ सकती। वह उनके पास से उठती थी। भैया हर वक्त हथेलियों पर रखते हैं। कभी उनकी भारी हाथों की उंगलियों ने भाभी के अस्तित्व को नहीं नकारा, न ही आहत किया, न ही क्षुद्र समझा। वे उसकी पीड़ा को कैसे महसूस कर सकती हैं? अगर वे उसकी टीसों को मात्र अहंकार का प्रलाप मानती है तो उनका दोष भी तो नहीं। कॉफी खत्म हुई तो मेज पर कप सरकाकर उसने गोयल की चिट्ठी खोल डाली। पिछली चिट्ठियों में उससे लौट आने का किया गया मनोहार अब धमकियों में बदल गया था। एक विद्रुप चेहरे पर खिंचाया। पुरुष के अहम का सब्र छोटा होता है। 1.5 साल से ऊपर हो रहा है उससे अलग हुए। आए हुए खतों का जवाब देती नहीं। मगर यहाँ तुम्हारे विषय में यह चर्चा है कि तुम्हारे इस तरह मुझसे अलग होने के पीछे वहाँ तुम्हारा कोई पुराना सिलसिला है। जैसे शब्दों ने उसे उत्तेजित कर दिया था। सोचा कि कोई जवाब दे ही दे। अपनी भड़ास को चर्चा का माध्यम बनाकर उसे जलील करना चाहता है। वह जानता है कि उसे आहत करना है तो कहाँ प्रहार करना निशाने पर बैठेगा। पर अब उसे यह चुनौती इस स्तर पर भी स्वीकार है। लिखने बैठी तो बिना किसी लाग लपेट के बात कह गई। पत्नी मैं तुम्हारी बन नहीं सकती। रहने खाने की मुआवजों की दरकार नहीं मुझे। अब जिंदगी अपनी भी जीना चाहती हूँ। चूक गए संबंधों की चर्चा अब तुम्हें सालती क्यों है? अगर स्वीकार ही कर लो कि यह सब किसी पूर्व संबंध का ही परिणाम है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और एक गुजारिश, जलील करना चाहते हो तो दिक्कत क्या है? टुच्चे वाहनों के खंधे क्यों आजमाते हो? विच्छेद के कागजात मेरा वकील भेज रहा है। अलग होने के लिए मैं तुम पर कोई कारण नहीं थोप रही। बस मैं अलग होना चाहती हूँ। छुटकारा चाहिए। माँ, भैया और भाभी इस पक्ष में नहीं, किंतु अब मैं किसी पक्ष या विपक्ष की दुविधा में बनकर नहीं जीना चाहती। यहाँ गोल्डन कॉन्टिनेंटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर हूँ। अच्छी तनख्वाह है। इस नौकरी के लिए गैर शादीशुदा ही आवेदन कर सकते हैं। मैंने यही जाहिर किया है। अब औपचारिकताओं पर तुम्हें मात्र हस्ताक्षर करना है। पत्र लिफाफे में बंद किया। बड़ा भारी काम निपटा दिया आज। इतना सब लिखने की जरूरत भी न होती अगर इतने अरसे की चुप्पी को ही गोयल जवाब समझ लेता। चलो अभी सही। उसे लगा वह एकदम हल्की हो उठी है।
अंतस पर अविचल जमी चट्टाने कहीं सरक गई हैं। सतीश के साथ वह अक्सर कॉफी पी लेती है। सतीश कभी उससे कॉफी पीने चलोगी नहीं कहता, चलो कॉफी पिया है कहता है, जैसे वह जान गया है कि उसे सोचने का मौका देना खतरे से खाली नहीं है। कई बार उसके खोएपन को लेकर वह उखड़ जाता है, तुम्हें तो किसी मंदिर में होना चाहिए था। क्यों भाई? वहां कुछ करना नहीं पड़ेगा, पुजारी घंटा घड़ियाल टुनटुनाते रहेंगे और तुम उन प्रस्तरों में से एक और जड़वत मूर्ति सी। सलाह बुरी नहीं। वह टिप्पणी पर हंसी तो लॉबी की कई जोड़ी नजरें उस पर कौतूहल उछालती टिक गई। अरे यार, डोंट लाफ दिस मच। द्विवेदी का बच्चा फौरन केबिन से बाहर निकल आएगा, तुम तो चुप्पी साध लोगी, मगर अपना तो भाजी पाला हो जाएगा। आधा घंटा वह कंधे उचका उचका कर तौर तरीकों पर भाषण पिलाएगा, कौन झेलेगा उसे? बगल वाले काउंटर से इला ने आंखें तरेरी। वह चुप होने को होती है, पर हंसी है कि फिर भी नहीं सधती। ठीक है, बाहर आने दो, मैं झेल लूंगी द्विवेदी को। क्या गजब करती हो? सतीश उसकी चूड़ियों भरी कलाई पर हथेली धर देता है। इलाका छोड़ दो, तुमने उस तरफ देखा भी तो कत्लेआम हो जाएगा, यही ना? प्रीति, तुम इस बंडल के झांसे में मत आना, यहाँ तुमसे पहले हमारे लिए भी कत्ल हो चुका है। इला चहकी। पूरा रिसेप्शन मिनटों में हंसी से भरा भरा लहकता हो गया। दरवाजे की घंटी बजी। तन्मयता भंग हुई। अम्मा बाजार से लौट भी आई हैं। चट लिफाफा उठाकर उसने अपने पर्स में सरका दिया। अम्मा की दृष्टि पड़ गई और गोयल का नाम उस पर पढ़ लिया तो उठते बैठते जिरा शुरू। क्या लिखा है तूने? नई नौकरी हाथ लग गई तो धरती आसमान ना उठा, जिंदगी नहीं कटती अकेले, बुलाने के लिए चिट्ठियां लिखता रहता है, यह उसकी भलमनसात ही समझ। हथेलियां खुजलाती होंगी मरम्मत के लिए। वह हंसते हुए अम्मा को छेड़ती, मगर उनकी बड़बड़ाहट एलपीसी चलती रहती। ड्राइवर ने वैन सीधी बिल्डिंग के सामने ले जाकर खड़ी कर दी। रात के करीब 2:30 बज रहे हैं। नाइट ड्यूटी होती हो तो सबको घर छोड़ते छोड़ते इतना समय हो ही जाता है। वह भीतर बैठे अन्य साथियों को विश करती हुई नीचे उतर आई। वैन ने गली खत्म कर मेन रोड पर मोड़ लिया। वह दहशत से घिरी सिहर सी उठी। सन्नाटे में किसी भी तरह की आवाज कैसी चीख सी लगती है। ऊपर देखा, उसके और अम्मा के सम्मिलित कमरे में रोशनी छन रही है। कभी कभी वे उसे बालकनी में खड़ी प्रतीक्षा करती हुई भी मिलती। वह ग्लानि से भर उठती कि अम्मा कितना कष्ट झेल रही है उसके लिए। वह समझाती, सो जाया करो ना अम्मा, मगर वे नहीं मानती। फिर वह सोचती है कि मान लो उसके आग्रह के मुताबिक वे उसे जगती हुई ना मिले तो? तब तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। जब सोचकर ही खिन्न हो उठती है तो प्रत्यक्ष कितना पीड़ित करेगा। कहने के लिए वह कह भर देती है, एक अम्मा ही तो है जो घर पर उसके वजूद की अहमियत का आभास खुद उसे भी देती रहती है। उसके और गोयल के तनावों की प्रतिक्रिया स्वरूप भैया कितने औपचारिक बन गए हैं। बोलते तो वे पहले ही कम थे, मगर इतना कम नहीं कि कभी उसे अपनी उपेक्षा महसूस हो। अम्मा उसे समझाती है, यह उसके दुखी मन का भ्रम है। पहले की अपेक्षा वे कुछ गंभीर अवश्य हुए, किंतु उसे लेकर कोई कलुष भाव नहीं है। शायद अम्मा से उनकी बात होती होगी। वह अच्छी तरह जानती है कि भैया उसके होटल में नौकरी करने के बेहद खिलाफ है, फिर वह चाहे 5 स्टार होटल ही क्यों न हो। अगले वर्ष से भाभी रीतू और अभय को यहीं किसी कॉन्वेंट में भर्ती कराने की सोच रही है। अभी दोनों पंचगनी में है, तब जगह की समस्या भी होगी। वैसे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों का कमरा है, पर प्रश्न एक साल गुजारने का तो नहीं है। और अब उसकी नौकरी ऐसी है कि कहीं भी एक आध कमरे का मकान लेकर वह अकेले रह भी सकती है। 250-300 में 1 रूम किचन आसानी से मिल ही जाएगा। खाने पीने का उसका विशेष खर्चा है ही नहीं। होटल में ही 1 रुपए के कूपन पर उसे रियायती भोजन मिलता है। अपनी इस मंशा से उसने अम्मा को अवगत करा दिया है। यह प्रस्ताव रखा कि अगर वे उसके साथ रहने को राजी हो जाए तो उसे मानसिक तौर पर बड़ा सहारा रहेगा। यहाँ भी तो पड़ी ही रहती है, वहां भी उन्हें क्या करना होगा। पर अम्मा सुनकर इस कदर भन्नाई थी। देख बिट्टो, मेरे तो ये सत्संग में जीने मरने के दिन है। बेटे की रूखी सूखी भी भली, तेरे तो पांव पूजे हैं। साथ रह खा कर अपनी मिट्टी खराब करूं क्या? फिर कौन ये लोग मुझे घर से धक्का दे रहे हैं? मैं तो मनाती रहती हूँ रे कि तेरा भरा पूरा घर हो, दिन फिरे और तू। ठीक है, मनाती रहो तुम। वह रोन से जाती, एक ही रटन घिसी पिटी तुम्हारी।
एक जतिन ही है जो हमेशा हिम्मत बंधाता रहता है। नए सिरे से जिंदगी शुरू कर लो। भैया से मामला साफ हो जाए तो हम तुम्हारे लिए दुल्हा खोज देंगे। रही इधर की बात, तुम्हारे रहने न रहने से भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता। सामाजिक मर्यादा की बात माँ के ताने तुक्कों से एकाएक जागती है। चाबी पर्स में होती है। कमरे में पहुंची तो पाया अम्मा बिस्तर पर बैठी, आंखें ढापे जाप में डूबी है। गोदी में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला का एक एक मनका बड़े सधे हुए ढंग से अंगूठे के पोरों के मध्य बुदबुदाते हुए होठों की मौन प्रार्थना के साथ सरक रहा है। बिना हट किए दरवाजे के पीछे लगी खूंटी पर टंगा गाउन उतारकर कपड़े बदलने लगी। एक कप कॉफी की जरूरत महसूस हो रही थी। अम्मा अगर जाप में न होती तो उसके कहे बगैर ही बना लाती। अब इच्छा होने के बावजूद उसे ही किचन तक जाने में आलस आ रहा है। छोड़ो भी। बिस्तर के एक तरफ आहिस्ता से सरक कर उसने आंखें बंद कर ली। काम ही क्या होता है, मेहमानों को चाबी दो, चाबी लो। उनकी कोई आवश्यकता है, शिकायत है तो संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, और बस जबरन मुस्कुराते रहना। फिर भी थकान इतनी हो जाती है जैसे दिन भर कुदाल चलाई हो। दिमाग भारी उठता है। और तिस पर आज 4 साढ़े 4 के करीब द्विवेदी ने बुलाया था। समझ में नहीं आया कि क्यों बुलाया है। हालांकि कभी कभी तो वो बड़े सड़ियल से कारणों को लेकर भी बुला लेता है। जैसे, मिस, आज आपने बाल शैम्पू नहीं किए? खुला रखने का शौक है तो? या चेहरे पर इतने मुर्दन क्यों है? जरा फेशियल करा लिया कीजिए ना। या मेहमान के सामने आप बैठी क्यों थी? यह सही है कि वह खुद बड़ा चुस्त दुरुस्त रहता है और इस नौकरी की आवश्यकता भी चुस्त दुरुस्त बने रहने की है, मगर जिस तरह बुलाकर वह मामूली मामूली सी बातों पर झिड़कता रहता है या पास ठहर कर टोक देता है, उसे चिढ़ छूटती है, अपमान सा लगता है। यूं भी पुरुष के मुंह से ये ऐसी हिदायतें बड़ी अटपटी लगती हैं। वह उसके केबिन में पहुंची तो द्विवेदी ने उससे बैठने के लिए कहने की भी औपचारिकता नहीं बरती। मिस, आपने हमारे यहाँ लिखित दिया हुआ है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट में आपके पति मिस्टर गोयल ने यह पत्र भेजा है कि आपने झूठ बोला है। आप दोनों अभी भी पति पत्नी हैं। आप अपने मिजाज की वजह से उनसे कुछ दिनों से अलग है। इज इट ट्रू? प्रमाण स्वरूप द्विवेदी ने फाइल खोलकर उसकी तरफ खिसका दी। जस्ट सी प्रीति। फाइल में नत्थी पत्र टंकित था, पर नीचे हस्ताक्षर गोयल के ही थे। उसे पैरों के तलवे सैंडलों पर नहीं, बल्कि सिल्लियों पर टके महसूस हुए। क्यों किया गोयल ने ऐसा? क्यों? इसीलिए कि विच्छेद के कागज उसने वकील से भिजवाए, आत्मनिर्भर होने का संदेश भेजा, उसकी दया दृष्टि नकारी, रहने खाने का मुआवजा अस्वीकार कर दिया और जीने की इच्छा स्पष्ट की। प्लीज सिट डाउन प्रीति। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं। प्लीज डू सिट। उसके चेहरे पर दृष्टि गड़ाए द्विवेदी ने एकाएक पैतरा बदल कर कहा। स्वर की मुलायमत से वह इस नाजुक स्थिति में भी चौंकी, खड़ी नहीं रह पा रही थी। मजबूरन कुर्सी खिसका कर बैठ गई। आई कैन सेव यू फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बट लेट मी नो अबाउट योर डिसीजन। उसने अनबूझ दृष्टि उठाई थी। लेटर तब तक फॉरवर्ड नहीं होगा। मैं समझी नहीं। वह ठंडे पसीने से नम होती एक घुटती सांस में कह गई। आई मीन, तुम गेस्ट को एंटरटेन करना पसंद करोगी? थिंक ओवर दिस। आज की मॉडर्न लड़कियां इसे बेजा नहीं समझती। यू नो बेटर, अरेबियन गेस्ट आर वेरी रिच फॉर कंपनी सेक। वे मनचाहा पे करते हैं, बट शर्त यह है कि किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। न मैं लगने देता हूँ। कॉफी शॉप में सिल्विया थी काफी पहले। उसने तो अपने अरेबियन दोस्त से शादी भी कर ली। आज ठाठ से बहरीन में है। वाक्यों को चबा चबा कर उगलते हुए द्विवेदी लगातार उसके चेहरे पर नजरें गड़ाया था। छन्न! तपते तवे पर पानी के बूंद से वह छटपटा उठी थी। सीधे सीधे द्विवेदी ने यह नहीं कहा कि नौकरी बनाए रखना है तो। उठने के लिए कुर्सी को झटका देकर उसने पीछे खींचा था। थप्पड़ वह मार नहीं सकती थी, न पेपर वेट उठाकर सिर ही फोड़ सकती थी। कुछ भी करने की रोक नहीं थी, मगर कुछ कर गुजरने की ताकत तो स्वयं में होनी चाहिए थी। सुर भी इच्छा के विरुद्ध संयत था। शुड आई गो? ओह श्योर श्योर प्रीति, जैसे करा। ऑल द बेस्ट। सूली तैयार है। कहाँ आ खड़ी हुई है वह। 1000 रुपए की नौकरी आसानी से हाथ नहीं लगती। हालांकि जो झूठ उसने बोला वह गलत नहीं था, मगर पर्सनल डिपार्टमेंट को उसके मानने से क्या वास्ता। सो गई बिट्टो?
अम्मा ने पुकारा। नहीं तो आंखें खोल उनकी तरफ करवट भरी। अम्मा रुद्राक्ष की माला सिरहाने दबाते हुए बोली, कड़ी बनी थी रे सांझ, तेरे लिए बाहर ही रख छोड़ी थी। उठ तो गर्म करके ले आती हूँ। रहने दो अम्मा, उसने अनिच्छा जाहिर की। मन सचमुच ही नहीं हो रहा था। तू उठ तो, दोपहर में तो कह के गई थी कि आज कड़ी बना सको तो अब क्या हो गया? वे रसोई में चली गई। क्या कहे उनसे कि क्या हो गया? बताते गोयल की हरकत बड़ा पक्ष लेती रहती है ना, पर उनका भरोसा भी नहीं। क्या पता यही कह दे कि ठीक तो किया उसने, तू ऐसे थोड़े आने वाली है रास्ते पर। हो सकता है नाराज भी हो, पर अम्मा को खामखा परेशान क्यों करे? वैसे ही उसकी खातिर दिन रात परेशान होती रहती हैं। तब लेट मी नो अबाउट योर डिसीजन। डिसीजन डिसीजन क्या है उसका डिसीजन? क्या हो सकता है? जो स्थिति आ जाए वही कल होगी और परसों भी। वह चैन से नहीं बैठने देने वाला। उठकर अपनी मेज पर आ गई। वह पैड और पेन लेकर त्याग पत्र लिखने बैठ गई। त्याग पत्र में उसने पर्सनल डिपार्टमेंट के समक्ष अपने झूठ की स्वीकारोक्ति की और क्षमा मांग ली। ऊपर पर्सनल ऑफिसर का नाम लिख पत्र लिफाफे में बंद करके अपने बैग में रख लिया। कल खुद ही जाकर पहुंचा देगी। दूसरा पत्र उसने गोयल को लिखा। तुम्हारा षड्यंत्र सफल रहा। विद अ बॉटल ऑफ शैंपेन सेलिब्रेट कर डालना। तुम्हारी जिंदगी में औरतों की कमी नहीं है। सेल्स एग्जीक्यूटिव हो ना, हर स्टेशन तुम्हें कंपनी देता है। मगर जाहिर है कि मैं तुम्हारे लिए चुनौती हो रही हूँ। क्यों वह बेवकूफ़ी कर रही है? क्यों लिख रही है सब? अनजाने वह गोयल को महत्व नहीं दे रही क्या? उसने पैड उठा लिया और मुट्ठी में गुड़मुड़ा कर फेंक दिया। ऐसी की तैसी गोयल की। फिर उठकर टहलने लगी। विरक्त भाव को लपेट एक पत्रिका के फड़फड़ाते पन्नों से ध्यान बटा। पंखा फुल पर चल रहा था। अंधेरे में ही उसने अलमारी खोली और टटोलते हुए हाथों से कपड़ों के नीचे से उसने अपनी डायरी निकाल ली। डायरी में उसने समय समय पर मोना की मृत्यु के उपरांत उससे लिखे हुए खत पढ़ने की वह कोशिश करने लगी, लेकिन पढ़ नहीं पाई। अकुलाहट पिघलने लगी थी। उसकी हिचकियां तेज हो इससे पहले ही वह उठकर गुसल खाने की तरफ बढ़ ली। अम्मा झपकियों में सोती हैं। जग गई तो जाप करते हुए उनकी रात बीतेगी। सुबह उसे जल्दी तैयार होती देखकर अम्मा ने पूछ लिया, शिफ्ट बदल गई है क्या रे? नहीं तो जरूरी काम है जरा, अभी घंटे डेढ़ घंटे में लौट कर आती हूँ। काम क्या है यह पूछने की इच्छा हुई उनकी, पर टोका टाकी प्रीति को पसंद नहीं। यही सोचकर इच्छा दबा ली। जाने से पहले जरा अपने भैया से मिल लेना। कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। शाम को तो तू मिलेगी नहीं। कोई खास बात है क्या? मुझे नहीं बताया। बालों को ब्रश से सर सर झटकते हुए ख्याल आया, पिछले हफ्ते से तकरीबन एक दफा भी तो भैया से भेंट नहीं हुई। सुबह सोकर उठती है तो 11 बज रहा होता है। वे दफ्तर के लिए निकल चुके होते। रात को लौटते लौटते 2:30 बज जाते। तब वे गहरी नींद में सोए रहते हैं। क्या बात हो सकती है? यह नौकरी उन्हें पसंद नहीं है। भाभी ने कुछ रोज पहले बातचीत में संकेत किया था कि ये एक आध जगह बातचीत चला रहे। अगर ऐसा होगा तो उसे तिनके का सहारा मिल जाएगा। भैया ड्रेसिंग टेबल के सामने मूडे पर बैठे शेव कर रहे थे। शेव के शीशे के भीतर से ही वह दिख गई। उसे बैठने का आदेश देकर वह आफ्टर शेव लोशन हथेलियों में मलकर दाढ़ी पर छपछपाने लगे थे। भाभी कपड़े वगैरह निकालने भीतर आई। चाय के लिए पूछ बैठी। भैया चाय नहीं पीते, मगर अपने लिए भी कह बैठे। पलंग की पार्टी पर बैठी वह फर्श को घूरती रही। भैया बातें कम करते हैं। जो कुछ कहना सुनना होता है नपातुला और संयत होता है, मसला चाहे विस्फोटक ही क्यों न हो। मसलन उसके और गोयल के तनाव को लेकर न वे कभी उत्तेजित हुए और ना ही कोई निर्णय ही लादा। उनका एक निश्चित रवैया रहा कि कमजोरियां कमोबेश हर शख्स में होती है, उसमें भी है और तुम में भी है। अपनी अपनी लेकर अड़ जाने से बात तो नहीं बनती। थोड़ा थोड़ा झुकने से रास्ता निकल आता है। उसने अपनी गलतियां महसूस की है, तुझे वापस बुला भी रहा है, वरना दूसरा ब्याह कर लेना उस जैसे आदमी के लिए कोई कठिन तो नहीं, जबकि तेरी तरफ से तो उसे छूट मिली ही हुई है। चाय खामोशी में ही खत्म हो गई। उसकी बेचैनी चरम पर थी। अब उससे रहा न गया। बुलाया था भैया? हाँ, तूने जो सेपरेशन के कागजात भिजवाए थे वे
उसकी कनपटियां गर्म होने लगी, धड़कन धप धप उछलने लगी। क्षण भर पहले का साहस निचुड़ गया। तो गोयल ने वे बिना दस्तखत के मेरे पास वापस भेज दिए हैं। साथ लंबा चौड़ा खत है। किसी भी तरह की आपसे साझेदारी के लिए वह राजी नहीं है। तुम्हें लौट जाना चाहिए, यही दोहराया है। साथ ही जलील भी किया है हमें। तेरा होटल में काम करना उसे चकले की नौकरी लगती है। यह आरोप भी लगाया कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछलवाने में तथा बहन की कमाई से गुलछर्रे उड़ाने का यह मेरा षड्यंत्र है, मेरी शह है। उनकी फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर किसी सेमिनार के सिलसिले में मुंबई आए थे। तुम्हारे होटल में ही ठहरे थे। तुम्हें देखकर पसोपेश में पड़ गए। गोयल को यह सब बड़ा अपमानजनक लगा। भैया का क्षुब्ध चेहरा उससे देखा नहीं गया। स्वर में आक्रोश स्पष्ट था। गोयल के भत्सना भरे वाक्यों ने गहरी चोट की थी। कमीना आदमी है, किसी भी हद तक उतर सकता है। हाँ भैया, तुम क्या, कोई भी उसके संग निभा नहीं सकता है। मुझे बस इतना ही कहना है, निश्चिंत होकर नौकरी करो। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां काम करती होटलों में, एंड इट्स अ वेल पेड जॉब। स्पष्ट लिख रहा हूं उसे। तुम्हारे लौटने की बात निकाल दे दिमाग से। यंत्र चालित से उठ खड़ी हुई। वह चलती हूँ, जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर सहन पार कर वह एक झटके में किवाड़ खोलकर बाहर आ गई। कल तक भैया की दृष्टि में गोयल सही व्यक्ति था, और जब गोयल ने उन्हें भी घसीट लिया तो तटस्थता का मुखौटा चढ़ा ही नहीं रख सके। आज उनका अपमान बोध उसके ही कंधों को माध्यम बना अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की व्यूह रचना कर रहा है। आखिर उसका वजूद क्या है? मात्र दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा। उसकी छटपटाहट उन्होंने कब महसूस की? महसूस करना चाहते भी थे क्या? जतिन की यह सलाह उन्हें कितनी अपरिपक्व और बचकाना लगी थी। बेहतर होगा कि लेट हर स्टैंड ऑन हर ओन फीट। तब उन्होंने तिक्त स्वर में कहा था, यूं निर्णय लिए जाते हैं। आगे जतिन से बहस करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा था, मगर उसे भैया का रवैया अविवेकपूर्ण लगा था। तब अंतिम मोड़ की सीढ़ियां उतरते उतरते ठिठक गई। कहां कहां से भागेगी? गोयल के लिए नौकरी छोड़ दे, लौट जाए, भैया के लिए करती रहे। द्विवेदी द्विवेदी तो हर दफ्तर के केबिन में मौजूद हो सकता है। लड़ाई खुद की है। फिर कोई अंत है? कोई अंत नहीं। तो जूझने की चुनौती क्यों न स्वीकारे? मोहरों सी क्यों इस्तेमाल हो? उसने त्याग पत्र निकाला बैग में से और उसे चिंदी चिंदी करके फाड़ डाला। मुड़ी और खट खट बद हवास सी जीना चढ़ने लगी। उम्मीद करती हूँ चित्रा मुद्गल की लिखी हुई कहानी बावजूद इसके आपको पसंद आई होगी। एक स्त्री के लिए पग पग पर बाहर चुनौतियां हैं। आपको क्या लगता है, प्रीति को गोयल के पास लौट जाना चाहिए या फिर नौकरी छोड़ देनी चाहिए? भैया का रवैया कैसा है? क्या सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। इस बीच अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।